नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म तंज, गब्बर सिंह टैक्स हो और कम। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी के 2 स्लैब हटाने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सही थे और केंद्र को 8 साल बाद स्वीकार करना ही पड़ा। ये निर्णय गलत था। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया गया था। शनिवार को देहरादून कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने जीएसटी में बदलाव को देरी से उठाया गया अधूरा लेकिन सही कदम बताया है। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली में हुए ताजा सुधार से साफ हो गया कि लोगों पर टैक्स का अनुचित बोझ लादा गया था। इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था। केंद्र सरकार ने 8 साल बाद माना कि राहुल गांधी सही थे, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे, जिसका प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। और आज उसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% जीएसटी स्लैब होंगे। 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने मुहर लगा दी है। ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू होंगी। इसके बाद लग्जरी तंबाकू उत्पाद महंगा होगा। लग्जरी तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी होगी, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान सस्ते होंगे। सभी फैसले सहमति से लिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 3 व्हीलर पर 28 से 18% जीएसटी होगी। स्पेशल स्लैब 40% होगा। व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं होगी। प्राइवेट जेट खरीदने पर 40% जीएसटी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी होगी। साबुन, तेल, शैम्पू पर 5% जीएसटी होगी। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना है। इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दी गई है। कृषि और किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। जीएसटी में बदलाव समय की मांग है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर 5% जीएसटी। रोटी, पराठे, छेना और ब्रेड पर अब जीएसटी नहीं होगी। घी, मक्खन पर 5% जीएसटी होगी। सभी टीवी पर 18% जीएसटी लगेगा। चमड़ा और ग्रेनाइट पर 5% जीएसटी लगेगी। 350 सीसी से कम की बाइक पर 18% जीएसटी लगेगा। डायग्नोस्टिक पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों और मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। किसानों के लिए कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। मध्यम वर्ग और छात्रों को भी काफी लाभ मिलेगा। दशहरे से पहले देशवासियों को लाभ मिलेगा और देश का उत्थान होगा, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि लंबे समय से जीएसटी के ऊपर अनेक प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सी वस्तुएं इस नाते कि वो महंगी रूप में दिखाई देती थी, लेकिन अब जीएसटी के स्लैब घटाकर 2 कर दिए हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी और खासतौर पर उत्तराखंड की दृष्टि में को हमारे यहाँ
दैनिक उपयोग की वस्तुओं का ही ज़्यादा बोलबाला रहता है। जब यात्रा काल में लोग आते हैं तो यात्रियों को सुविधा होगी। मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि जीएसटी का ये संशोधन पूरे देश के अंदर एक प्रकार से नज़ीर बन रहा है। और एक कालखंड था जब जीएसटी के बारे में अनाप शनाप की अफवाहें फैलाई जाती थी, लेकिन आज इस प्रकार का राजस्व जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भारत विकसित राष्ट्र बनने की दृष्टि में जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है। समय के साथ साथ संशोधन हो रहे हैं और उन संशोधनों में स्वागत करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र एवं राज्य सरकार को जीएसटी रिफॉर्म पर घेर लिया है। विधायक काजी ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी को इतना हाइप करके लाई थी कि इसके लिए रात को पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ा था। राष्ट्र को वन नेशन वन टैक्स और दूसरी आजादी की बात कहकर जीएसटी को लाने के लिए बहुत सेलिब्रेट किया गया, लेकिन असल में जनता को परेशान किया गया। जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश ने भुगता। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा जल्दबाजी में फैसला लेने की आदत है। ये उसी का परिणाम रहा है कि मोदी सरकार की जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2016 में जीएसटी नीति का मुखर विरोध किया और इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था, लेकिन अब तो भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने भी मान लिया है कि ये वाकई गब्बर सिंह टैक्स था। इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार लोगों की जेबों पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही और उनका खून चूसती रही। हमने आपके सामने कहा कि आंशिक जीत है ये, आंशिक जीत इस वजह से क्योंकि और ज़्यादा टैक्स कमी करने की ज़रूरत थी। आप ये बताइए कि 8 साल में लूटा किसने? पेंसिल पर जो बच्चा 8 साल पहले स्कूल जाना शुरू हुआगा, अब आज वो 18% टैक्स देकर पेंसिल पर, आपने आज उसका टैक्स कम किया तो 8 साल तो वो टैक्स पे कर चुका। ये लूटा किसने? फायदा पहुंचने की बात नहीं हो रही। आप एक पुरानी फिल्म है राजेश खन्ना की, जिसमें आज का एमएलए उसका नाम है, वो होटल मालिक जाते हैं कि रोटी पर आप हमारे कुछ पैसे बढ़ा दीजिए, तो वो पैसे लेकर रोटी पर दुगने की मांग की तिगने कर देते हैं। आंदोलन होते हैं तो फिर वो दुगने पर लाकर रोक देते हैं, फिर जिंदाबाद होती है। ये तो वही हरकत मोदी जी की सरकार ने की है कि बढ़ाए थे किसने, लूट मचाई किसने की थी, लोगों की जेब पर डाका किसने डाला था। तो डाका आपको 9 साल 8 साल बाद पता चला मोदी सरकार को। देखिए, जीएसटी लागू करने का सरकार, केंद्रीय सरकार का फैसला एक उसी तरह का था जैसे नोटबंदी का फैसला। जीएसटी लागू करने का जब कोई अच्छा प्रभाव नहीं हुआ तो सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उसे दरों को कम करना पड़ा। उक्रांद पहले से ही जीएसटी का विरोध करती थी और उसका मानना था कि जीएसटी लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार के जो फैसले होते हैं वो मनमाने तरीके के होते हैं। मोदी जी के फैसले में कोई चूचरा सरकार में भी नहीं करता। जिस तरीके के फैसले वो लेना चाहते हैं उस फैसले को लागू किया जाता है, उसके लाभ और दुष्प्रभाव को नहीं सोचा जाता। सरकार को जब जीएसटी के लागू करने के दुष्प्रभाव नजर आने लगे तो सरकार को उस फैसले को वापस लेना। कांग्रेस प्रदेश पार्टी ने जीएसटी काउंसिल की एक बैठक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 9 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि जीएसटी काउंसिल को यह पता चल सके कि उच्च हिमालयी राज्य किन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हिमालयी राज्यों की आर्थिकी को सुधारने, पहाड़ी राज्यों की आमदनी बढ़ाने और खर्चों को मीट आउट करने के लिए जरूरी है कि 9 हिमालयी राज्यों की बैठक गैरसैंण में होनी चाहिए, जिससे इन राज्यों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंच सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सतीश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेटी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी, अध्यक्ष एसएसएम की ओर से सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सतीश जी के साथ में कर लेंगे। सतीश जी, कांग्रेस का कहना है कि आखिरकार राहुल गांधी जो कह रहे थे
वो ही सही निकला और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। तोहफे के रूप में ही सही, लेकिन सरकार ने कांग्रेस की बात को ही माना है। आधी अधूरी भी उन्होंने कहा है। सतीश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। गरिमा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ गरिमा जी, देखिए जो आर्थिक रिफॉर्म है वो कोई राहुल गांधी के कहने पे नहीं आया है। राहुल गांधी जी इतने बड़े अर्थशास्त्री या इतने बड़े विद्वान नहीं है कि उनके कहने पे ही जो देश में जो रिफॉर्म हो रहा है उनके कहने पे होगा, क्योंकि उनकी विद्वता जितनी है वो तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिफॉर्म है, आर्थिक तौर पे जो रिफॉर्म हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, वो 2014 से हो रहा है। आप देखिए, चाहे वो जनधन अकाउंट योजना हो, चाहे डीबीटी हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो योजना है, उसके बाद जो जनधन आधार जो कनेक्ट करने वाली योजना है, उसके बाद आप देखिए जो इनकम टैक्स में जो 12 लाख तक का स्लिप दे दिया गया छूट के लिए, उसके बाद जो जीएसटी लाया गया था, तो ये उसी कड़ी का ही एक हिस्सा है जिसमें जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो आया है वो एक उसी कड़ी का हिस्सा है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो विपक्ष जो अनगरल बयानबाजी कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सर पैर इसका कहाँ है और कहाँ नहीं है। और रही बात ये जो जीएसटी में सुधार है, ये हमारी जरूरत है। आज हम जिस परिदृश्य से गुजर रहे हैं, जब अमेरिका जैसा देश हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, तो ये हमारे देश की एक नीड है आज की डेट में। और ये कहीं ना कहीं अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी केंद्र सरकार ने अगर शिक्षा की सारी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त करा है, किसानों के जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है उसको 18% या 5% में लाने की कोशिश करी है, तो इसमें बुरा क्या है? ये तो हमारे देश के लिए जरूरी था। और रही बात जो ये बात आ रही है कि हमारा विरोध रहा, हमने ये करा वो करा, अरे आप ये बताइए, जब जीएसटी आया था वो जुलाई 2017 में आया था और उसके बाद जस्ट सितंबर 2017 में गुजरात में चुनाव थे, तो आपने कौन सा विरोध करा जीएसटी आने के बाद? तो गुजरात में आपको क्या मिला विपक्ष के तौर पे? आप ये अनगरन बयानबाजी कुछ भी मुंह पे आएगा बोल दोगे, इसका कोई जिसका सर होना पैर हो। मैं ये कहना चाहता हूं गरिमा जी, देखिए हमारी जो सरकार है वो हमेशा समय समय पर जो भी रिफॉर्म होते हैं वो लाने की कोशिश करती है और लेके आई भी है। आप चाहे जीएसटी में देखिए, आप चाहे इनकम टैक्स में देखिए, और इस तरह के अनगिनत मुद्दे हैं, अनगिनत कानून है जो हमारी सरकार ने बदले हैं और बदलने जा रही है आगे भी। आप देखिए, अंग्रेजों के जमाने से पता नहीं कितने कानून चले आ रहे थे, उस पर कोई भी कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन हमारी सरकार ने उन कानूनों को बदला है जनता के मुताबिक, जो आज की नीड है उसके मुताबिक। और जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है वो निश्चित तौर पे जो हमारा देश है वो आर्थिकी तौर पे 12वें नंबर से 4थे नंबर पे आया है और आने वाले समय पे 3रे नंबर पे आने वाला है। और इन्हीं रिफॉर्म की बदौलत वो 3रे नंबर पे भी आएगा और एक दिन पहले नंबर पे भी आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं गरिमा जी, तो ये सारी चीजें जो है वो देश की स्थिति को देख के, देश के हालातों को देख के समय समय पर जो इस तरह के कार्रवाई करी जाती है, जो एक्शन लिया जाता है, वो उस उद्देश्य के साथ लिया जाता है, एक टारगेट को अचीव करने के लिए लिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप सड़कों पे आए और आपने बोल दिया ये करना वो करना है। और जीएसटी जब आया तो आप कितना सड़कों पे रहे हो, आपका कितना विरोध रहा है, जनता ने देखा है आप किस विरोध के। और जीएसटी के बाद इतने देश में चुनाव आए, प्रदेशों में चुनाव आए, तो अगर ये जनता से रिलेटेड मुद्दा आप लोगों ने आपने माना है कि जनता से रिलेटेड मुद्दा है और जनता इसमें परेशान है, तो फिर ये आपको जो रिजल्ट के तौर पे मिला वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब राजनीतिक आप एक समाज में है, राजनीतिक आप उस माहौल में है और आप राजनीतिक पार्टी है, तो आपका प्लस और माइनस तो चुनाव के द्वारा ही देखा जाएगा। ठीक है, आशीष सैनी जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनसे जवाब लेते हैं। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? वैसे सतीश जी, आपने कहा कि कहाँ थे आप जीएसटी के समय पर, आंदोलन कहाँ आप कर रहे थे, कहाँ विरोध कर रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जीएसटी का सबसे ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, आपको आप बोलने देते हैं। आशीष जी बोलिए। देखिए, कई बार जब आपकी नींद पूरी नहीं होती या कोई व्यक्ति किसी नशे में होता है तो वो कई बार उलझुल बातें बोल देता है जी। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी का उन्होंने विरोध किया, इसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। जो भारत की फाइनेंशियल पॉलिसी है, 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई और उस समय मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस दिन से लेकर आज तक
उस फाइनेंशियल पॉलिसी में कोई अंतर नहीं है। हमारी जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो सेम है। लेकिन इन दो चीजों पर कुल्हाड़ी का वार कब किया गया? नंबर एक, जब नोटबंदी की गई 8.5 लाख करोड़ रुपए के बैंक के एनपीए को एडजस्ट करने के लिए, और दूसरी बात जब जीएसटी लाई गई गलत तरीके से। यानी ये चाहते थे कि जो छोटे उद्योगपति है, दुकानदार है, छोटे कारोबारी है, ये सब खत्म हो जाए और इनके जो 15 उद्योगपति है सिर्फ वही काम कर सके। इसलिए जीएसटी को उस कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लाया गया। जीएसटी के नंबर तक डिसाइड करने में 2 साल लग गए। बहुत सारी चीजों पर जो सवाल थे जीएसटी को लेकर, बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो 2-3 सालों समझ में नहीं आया। इन्होंने जीएसटी को लेकर एक अपराध किया। इन्होंने अपने पक्ष के उद्योगपतियों के जीएसटी जो उनकी लायबिलिटी थी पहले साल माफ की, फिर दूसरे साल भी माफ की, तीसरे में भी की, और जिसकी अमाउंट कई सौ हजार करोड़, कई लाख करोड़ रुपए है। जब हमारी सरकार आएगी हम उसकी जांच भी कर लेंगे। अब आइए जीएसटी के रिफॉर्म की बात की इन्होंने। जीएसटी के रिफॉर्म की बात राहुल गांधी जी ने जिस समय जीएसटी लागू की उस काउंसिल की बैठक में भी की, और उसके बाद भी लगातार राहुल जी ने कहा ये जीएसटी ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये हमारे छोटे उद्योग को खा रहा है। आज जब हम चीन के इस मुकाबले पे अपनी बात करनी शुरू करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है। अभी देहरादून में रहते हैं सतीश जी, मुझे बताइए देहरादून छोड़िए पूरे उत्तराखंड में ऐसा कौन सा उत्पाद है जो आप चीन को सप्लाई कर सकते हो? ऐसा कौन सा काम है जो आप चीन के मुकाबले पे आपका माल बेटर दूसरे देशों में बिक सकता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीएसटी और नोटबंदी ने खत्म किया। आज आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका जैसे देश ने, जहां हमारे भारत का बहुत अधिक एक्सपोर्ट भी है, वहां पर तो उस एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के लिए टैरिफ लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए, जिससे हमें दिक्कत हुई। तो आज मजबूरी थी कि भारत सरकार की उद्योगपतियों के पक्ष। ठीक है, आशीष जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, उनके पास वापस लौटेंगे। मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी है। दीपक रावत जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत दीपक जी आपका। जो हमारे तेल, गैस और कई और चीजें थी उन पर जो कृषि क्षेत्रों में हम उन पे सब्सिडी दे रहे थे, उसको खत्म चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा था। 5 रुपए प्रति लीटर डीजल पे भी कम किया जा रहा था कि इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है, क्योंकि वो सब्सिडी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि इसे आप बंद कीजिए आपको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। तो हमने बंद किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसी तेल पर कमाई की शुरू कर दी। रशिया से जब आप सस्ता तेल खरीद के लाए तो देश को तो कोई लाभ मिला नहीं, लेकिन उद्योगपतियों को लाभ मिला। तो ये जो 2-3 चीजें थी, मैंने इसलिए मार्क करके कहा है आपसे निवेदन करते हुए कि जीएसटी के रिफॉर्म की बात कांग्रेस पार्टी ने की। इसके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो मुझसे भी अधिक डाटा है कि बात रही। दूसरी बात, बीजेपी का आज स्थिति क्या है? ठीक है, बीजेपी की स्थिति यह है कि जिस जीएसटी पर एक छाती तान कर कहते थे कि हमने इतनी जीएसटी इकट्ठी की, इतनी जीएसटी इकट्ठी की, जब ये बिहार चुनाव में गए तो पता लगा कि बिहार में जो जीएसटी कलेक्शन है उसके कई गुना ज्यादा हमें बिहार में खर्च करना पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में भी, यानी जीएसटी से अधिक। तो आप देश का डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप कई राज्यों से पैसा इकट्ठा करके उन 2 राज्यों में खर्च कर रहे हो। और ये जो काम था, जब बिहार चुनाव हुए तो उसकी पोल खुली कि बिहार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उत्तर प्रदेश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उत्तराखंड भी शामिल कीजिए। मुख्यमंत्री यहाँ के जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, इन्वेस्टर मीट करते हैं, और वहां पर 0 रुपए निकलते हैं। 1 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। अब तीसरी सबसे लास्ट बात मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ कि आर्थिक क्षेत्र पर भाजपा के अंदर समझ रखने वाले लोग नहीं है। कारण अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, मैं भी मान सकता हूँ, हो सकता है ना हो। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला आदमी, सेंट स्टीफेंस में पढ़ने वाला आदमी को समझ नहीं है, लेकिन चौथी पास आदमी को समझ ज्यादा है। और इन्होंने जो लोग इकट्ठे करे हुए हैं, जिन लोगों के दम पे चला रहे हैं, अब जयशंकर जी की बात कीजिए, विदेश मंत्री हैं, लेकिन उनका लड़का अंबानी जी की कंपनी में जो रिसर्च वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंचार्ज है। इनके सारे जो नेता है उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो उनकी सारी सेवाएं घूम फिर कर उद्योगपतियों के लिए आती है। अगर मैं अजीत डोभाल का नाम ले लूंगा तो उनके दोनों पुत्र जो बिजनेस करते हैं वो सिंगापुर से हमारा नॉन टैक्स को लेकर ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ लोग पाकिस्तान के नाम पर अपने नथुने बुलाकर बैठ जाते हैं। और मैं सबसे अंतिम बात कहूंगा कि ये आर्थिक तबाही किस लिए आई? आर्थिक तबाही इसलिए आई क्योंकि प्रधानमंत्री को दबाव देकर सीज फायर कराया गया पाकिस्तान के मुकाबले पे। पाकिस्तान के साथ चीन से लेकर, रशिया से लेकर सारे देश खड़े थे।
लेकिन भारत के साथ कोई नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गले पड़ते तो है लेकिन वहां से लाते कुछ नहीं है, क्योंकि वहां बात क्या करेंगे, वहां इनका बात तो हो नहीं पाती। तो आज उसका नुकसान जो प्रधानमंत्री की खोखली नीतियां थी और फोटोग्राफी का जो कल्चर था, उसने देश की अर्थव्यवस्था को डुबोया है। बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन इस बीच में अच्छा काम ये हुआ कि जीएसटी कम की गई, उद्योगपतियों को राहत दी गई। हम इनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन इन्होंने अर्थव्यवस्था को डुबाया तो इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। ठीक है, कम से कम आपने इस कदम को सराहा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक जी, व्यापारी इस फैसले से खुश हैं, काफी राहत मिली, लेकिन इतने सालों में जो नुकसान हुआ शायद उससे उबर पाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है। अब सभी इस मौके को भुनाने में लगे हैं, क्रेडिट लेने की होड़। कांग्रेस कह रही कि हम तो पहले ही कह रहे थे, हमारे ही फैसले पर एक बार फिर से अमल किया गया है और हमारी बात कोई ध्यान में रखा गया, लेकिन आखिर इस वक्त में ये फैसला सरकार की ओर से क्यों लिया गया होगा, क्या वजह हो सकती है? गरिमा जी देखिए, हमें धन्यवाद, ये विषय वाकई में बड़ा गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी का करना चाहिए, या हमारे जो दादाजी कहें डोनाल्ड ट्रंप को, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि यदि उन्होंने कान नहीं मरोड़ा होता तो शायद ये आज टैक्स हमें जो जीएसटी में रिबेट मिल रही है ये नहीं मिला होता। देखिए, निश्चित रूप से जिस अमेरिका के गुणगान भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 से लगातार गाती रही है और बहुत ही अच्छे मित्र पूरे विश्व में थे, और जब ग्लोबल स्थिति में आर्थिक रूप से जब परिस्थितियां बदली हैं टैरिफ के बारे में, तो उसका असर भारत में भी पड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए, चाहे कारण कोई भी रहे हो। दीपक जी, देखिए, टैरिफ एक अलग मामला है और जीएसटी एक अलग मामला है, दोनों का कनेक्शन कैसे हो सकता है? आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या टैरिफ वाला मुद्दा बहुत तेज ना हो? आम लोग सोच रहे हैं कि शायद उससे सीधे तौर पर जनता को इफेक्ट पड़ेगा, यही वजह है कि जीएसटी में थोड़ी राहत दे दी गई, या क्योंकि कोई कनेक्शन तो नजर नहीं आता मुझे, मैंने जितना पढ़ा है। देखिए हो क्या, देखिए ये आप भी जानती हैं और जो भी आर्थिक समझदार जानती है कि ये टैरिफ वार से जो असर होने वाला है इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जो छोटे मोटे उद्योग हैं या जिन उद्योगों में कंजम्पशन ज्यादा है और जो नुकसान हमें आर्थिक रूप से जो आयात करने वाले होना चाहिए था अमेरिका में, उससे होने वाला है, उसको कम करने के लिए यहाँ पर जो वही बात जो मैंने कही ना कि उसके प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर थोड़ी राहत देने का काम किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कदम है। देखिए, इसमें वो नहीं है, लेकिन गरिमा जी मेरी विडंबना कुछ और है, मेरी परेशानी कुछ और है। देखिए, हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है जिससे हम लोग 3 टाइम का 2 टाइम का खाना बनाते हैं गरिमा जी, आप भी 850 रुपए का आता है, 870 का, 880 का। और मैं आपको जानकारी दे दूं, इस प्रदेश में जो 9 पर्वतीय राज्य हैं, जिले हैं, उन जिलों में यदि जो जिलों के मुख्य कार्यालय हैं, तहसील है, ब्लॉक है, उनसे अगर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी में भी ये सिलेंडर अगर पहुंचाया जाता है किसी गांव में, तो मैं आपको जानकारी दे दूं 1200 रुपए का पड़ता है वो सिलेंडर। आप यकीन मानेंगे इस बात का? मतलब एक सिलेंडर जो आपके और मेरे घर में 850-900 रुपए में आता है, वो अगर मैं पौड़ी जिले का मुख्यालय ले लूं और वहां से 5-10 किलोमीटर भी आगे छोड़ दूं तो वो 1200 रुपए का सिलेंडर है। अब आप मुझे बताइए कि जीएसटी कम करने का या जीएसटी पहले रखने का मेरे किसी पहाड़वासी को फायदा हुआ इसका, जिसने 3 टाइम का खाना बनाना है? और सबसे बड़ी विडंबना है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले जो उनकी जीवन शैली थी, वो वनों की जो लकड़ी थी उसके माध्यम से वो खाना बनाते थे। लेकिन जब वन कानून सख्त हुए तो वनों से उनका संपर्क टूट गया, वो अलग विषय है। लेकिन आज उनकी पूरी निर्भरता 3 टाइम के खाने की उस सिलेंडर के ऊपर है। अब आप मुझे जानकारी दीजिए, जितने भी जीएसटी के फायदे हैं वो आम मैदानी इलाके के आम सब लोगों को तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरे पहाड़ के लोगों के लिए अगर वो सिलेंडर 850 को पड़ता है और वो भाड़ा करके अगर 900 950 उनको पड़ जाए, चाहे वो किसी भी गांव के क्षेत्र में रहते हो, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेनिफिशियल था। लेकिन ये विषय नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये, लेकिन कहीं ना कहीं पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस मैं जो उदाहरण ले रहा हूं अपने प्रदेश को लेकर ले रहा हूं, निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में इसका फायदा होगा, बहुत से उद्योगों को फायदा होगा, लेकिन इस बात से बिल्कुल हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि जो टैरिफ 50% अमेरिका ने बढ़ाया है, ये उसी का असर है और उसी को कम करने के लिए सरकार का ये प्रयास है, जिसका सीधा सीधा फायदा हम सबको मिलेगा। और निश्चित रूप से इसका जो टैरिफ का नुकसान व्यापारियों को होने वाला है, हमें भी उसको कम से कम करना चाहिए, ज्यादा उपयोग करके। लेकिन विषय फिर वही है जो मैंने कहा कि पहाड़ की समस्याएं अलग हैं, पहाड़ के विषय अलग हैं,
उनका इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी 1200 का ही सिलेंडर पड़ेगा, पहले पड़ रहा था, चाहे वो जीएसटी कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, इन लोकल स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। ठीक है, लौटेंगे और मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, कहीं बजाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद भूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, वापस से उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। टाट कर्नल कैलाश देवरानी जी, अध्यक्ष एसएसएम की ओर से, मनोज धानी जी अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत मनोज जी आपका। मनोज जी का पहले रुख करेंगे, कैलाश जी उसके बाद आपके पास में आएंगे। मनोज जी, जीएसटी में बड़ी राहत दी गई है, खासतौर पर व्यापारी इससे बहुत खुश है, आम जनता भी खुश है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में जो अगर उनके दामों की हम बात कर लें गिरावट आई है। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी विवाद इस बात पर खड़ा हो गया है कि क्या वाकई टैरिफ वॉर से जो नुकसान हो रहा था, क्या उसके प्रभाव को कम करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने ये जीएसटी दरों में राहत दी है। और अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ तो होड़ मच गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाई जो राहुल गांधी सालों पहले कह रहे थे जब इसकी शुरुआत हुई थी, आज उन्हीं जगहों पर वापस सरकार को लौटना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा, कमियों को आखिरकार स्वीकारा गया है। क्या लग रहा है कि क्या इतने राहत से वाकई व्यापारियों का भला होने वाला है? देखिए गरिमा जी, जो जीएसटी 2 इसे बोला गया है, रिफॉर्म्स हैं ये, और आर्थिकी के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्रों में सुधार की हर समय एक संभावना रहती है, गुंजाइश रहती है, और प्रत्येक सरकार समय आने पे अपनी रणनीति में बदलाव करती है। और मुझे लगता है कि ये दो तरीके का, दो पक्ष का निर्णय है। इसका एक राजनीतिक पक्ष है और इसका एक आर्थिक पक्ष है। मैं थोड़ी देर के लिए आर्थिक पक्ष के लिए पहले बात कर लूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और शायद क्योंकि मैं देर से जुड़ा, मैं नहीं जानता कि क्या संयुक्त राय होगी, लेकिन अमेरिका के जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया, अन्य देशों के ऊपर लगाया, भारत के ऊपर कुछ ज्यादा मेहरबानी ट्रम्प साहब ने की है, और उसके कारण हमारा जो एक बैलेंस था, लगभग हम सरप्लस में थे। यानी हम हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा डॉलर था वो खूब भर भर के हमारे खजानों में आया करता था। लेकिन टैरिफ के कारण बहुत बड़ी, और जिस तरीके से उन्होंने रियायत अपने प्रोडक्ट्स के लिए मांगी, मोटरसाइकिल वगैरह तमाम चीजों के लिए मांगी है, और सरकार ने दी भी है, तो उससे ये जो बैलेंस है ये ऑफसेट करेगा। तो उसको मीट आउट करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, कि सरकार को जो बैलेंस है उसको कैसे, वो जो डिमांड वहाँ घटेगी टैरिफ लगाने के कारण अमेरिका के जो विदेशी बाजार में, उसको हमें या तो किसी और विदेशी बाजार को खोजना पड़ेगा, या हमारे उद्योगों को जो घरेलू बाजार है उसमें इसे खपाना पड़ेगा। और घरेलू बाजार में खपाने के लिए जीएसटी में एक रिफॉर्म लाना बहुत आवश्यक मुझे लगता है कि सरकार ने ये सही निर्णय लिया है। और इससे पहले सरकार के खजाने जो है बहुत अधिक, मतलब खजाना जो है सरकार का भर भर के पैसा मिल रहा था जो जीएसटी 2 से सरकार एक्चुअल में उस डिमांड को ऑफसेट करना चाहती है कि हम यहाँ डिमांड कल्टीवेट कर दें और नागरिक जो है वो खरीदारी करना प्रारंभ कर दे, और जो विदेशों में एक्सपोर्ट होता था वो जो हमारा उत्पाद है वो यहीं के हमारे ही बाजार में खपत हो जाए। लेकिन एक जो चूक मुझे जो नजर आ रही है, अब मैं नहीं जानता कि उसको, हालांकि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रोजेक्टेड लॉस, रेवेन्यू लॉस जो है वो कुछ केंद्र सरकार को, क्योंकि जीएसटी का 50%
कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का है और कुछ राज्य के खाते में जाता है। तो केंद्र सरकार को भी आर्थिकी का नुकसान उठाना पड़ेगा, आर्थिकी का नुकसान राज्यों को भी होगा, और राज्य किस नीति के तहत कैसे कर अपना रेवेन्यू जो है, जो लॉस है, उसको मिटिगेट कर पाएंगी, उसको किस तरीके से उसका हल निकाल पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल प्रत्येक राज्य सरकार के समक्ष भी आएगा और केंद्र के सरकार के समक्ष तो आना ही आना है। और मुझे लगता है यहीं पर एक राजनीतिक निर्णय भी है, जहां आज की तारीख में एक बहुत बड़ी एंटी इनकन्वेंसी सरकार के विरुद्ध नजर आने लगी है, और उसको ऑफसेट करने की कोशिश भी, जिस तरीके से डिमांड को ऑफसेट करने की जो विदेशी था उसको यहाँ खपाने का प्रयास किया है, उस एंटी इनकन्वेंसी को ऑफसेट करने का भी इसलिए ये एक तीर से दो निशाने लगाए गए राजनीतिक रूप से, इससे ताकि आप व्यापारी वर्ग के पास जाएंगे, वो उसे भले ही 8 साल बाद राहत मिले, लेकिन उसे यह है कि राहत तो मिली, चलो जब मिली तब मिली। और मैं इस बात को भले ही कितने आरोप रोपित किए जाए, ये इस बात का हमारे को साधुवाद देना चाहिए राहुल गांधी जी की लीडरशिप को, कि उन्होंने बहुत पहले इसे विजुअलाइज किया और सरकार के समक्ष किया, लेकिन सरकार की स्ट्रेटजी उस समय मैक्सिमम रेवेन्यू कमाने की थी, अपने को सरप्लस में रखने की थी। अब सरकार को मुझे लगता है इस रेवेन्यू को ऑफसेट करने के लिए या तो अपना जो प्रशासनिक खर्चा है उसमें कहीं कम करेगी, जो वो बहुत बड़े उस पर दबाव है, जो सरकारी अमले का ही खर्चा होता है मैक्सिमम, उसको कहीं कम करना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से भविष्य में आती है नीतियां, वो देखने की पड़ेगी, लेकिन इससे राज्यों के ऊपर, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं अब वो अपनी आवाम को अपने रेवेन्यू को लॉस के लिए अगर वो कहीं मान लीजिए कोई एक्साइज लगाती है किसी उत्पाद विक्रय में, तो ये जो एंटी इनकन्वेंसी है ये केंद्र से शिफ्ट होकर राज्यों सरकारों की तरफ आ जाएगी, और ये एक तो तीर से दो निशाने लगाए गए हैं। इन जो राज्य सरकारों को अपना रेवेन्यू जो लॉस है उसको मेकअप करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि वो जो आर्थिक निर्णय ले वो उनके लिए परेशानी का सबब पैदा कर दें, इसलिए ये एक मास्टर स्ट्रोक, तो आज तक मैंने किसी नीति को मास्टर स्ट्रोक नहीं माना है पिछले 2014 से। ठीक है, यानी आपको ये मास्टर स्ट्रोक लगता है, लेकिन आपने बड़ी अहम बातें कही। ठीक है धानी जी, आपने ये बहुत अहम बातें कही कि राहुल गांधी ने इस चीज़ को पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था और अब आखिरकार सरकार को वो कदम उठाने पड़े। इस पर हम जवाब जरूर लेंगे सतीश जी से, लेकिन उससे पहले कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष एसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई इस जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को फायदा होगा? दीपक रावत जी ने कहा कि कुछ भी होता हो, लेकिन पहाड़ पर तो ऐसा कुछ बड़ा असर नजर नहीं आएगा। जो सिलेंडर 850 का है वो वहाँ पर 1200 का मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था और अभी भी मिलेगा, तो पहाड़ पर क्या वाकई इससे राहत होगी? जय हिंद गरिमा जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ। और चाहे ये जीएसटी कम किसी भी कारण से हो रही हो, टैरिफ से हो रही हो या अन्य किसी भी कारण से हो रही हो, लेकिन मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि यह एक आम जनमानस के लिए, एक भारतीय नागरिक के लिए बहुत अच्छा जो है निर्णय लिया गया। लेकिन देखिए, पहले कांग्रेस की तरफ से इसको कहा जाता था गबर सिंह टैक्स, और मैं उस समय सर्विस में था जब हम लोग कभी मेस में बैठ के इस मैटर में डिस्कस करते थे, तो मैं बार बार ये बोलता था कि नहीं, ये गरीबों का सत्यानाश करने वाला टैक्स है जीएसटी, और मेरे साथ के जो अफसर होते थे वो मेरा विरोध करते थे, लेकिन मैं स्टैंड करता उस चीज पे स्टैंड करता था कि नहीं, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि विगत 8 वर्षों से जो ये गलत नीतियों से सरकार की, जो छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग, हम आप जैसे आम उपभोक्ता जो आर्थिक बोझ सरकार की गलत नीतियों से जूझ रहे थे, इस बोझ को ढो रहे थे, आखिर कहीं ना कहीं सरकार की इसकी जो है नैतिक जिम्मेदारी थी
कि उसको ये निर्णय लेने से पहले आम उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, उपभोक्ताओं से अगर राय और संवाद कर लेते तो शायद ये निर्णय लेने से पहले वो 10 बार सोचते। अभी भी क्या है, अब मात्र 2 स्लैब हटाने से क्या सभी वर्गों की समस्याएं हल हो जाएंगी? मेरे सामने तो ये अभी भी एक प्रश्न है। और आज भी आम जनमानस जो इनवॉइस जटिलता है, रिटर्न फाइलिंग के बोझ से दबा पड़ा है, जो छोटे व्यापारी हैं उनका परिवार तो व्यापार पर ही निर्भर है, अभी भी उन्हें इस किसी प्रकार की इतनी बड़ी राहत मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट मिल जाएगी। क्या पिछले 8 वर्षों से लगातार जो जीएसटी रूपी राक्षस जो आम गरीब उपभोक्ता का रक्तपान कर रहा था, क्या सरकार की यह कोई कर वसूली की योजना थी जैसे ब्रिटिश शासनकाल में होती थी? एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने आता कि आखिर कितना बड़ा ये डिसीजन सरकार ने बिना सोचे समझे लिया और कितने लोगों की कमर इस डिसीजन की वजह से, आम जनता की कमर, छोटे व्यापारियों की कमर इससे टूटी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि इस जीएसटी को लागू करने से पहले इस पर सरकार द्वारा किसी प्रकार से नैतिक रूप से किसी प्रकार से जनता को जो है भरोसे में नहीं लिया गया। एक प्रश्न मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए जरूर सरल जीएसटी प्रणाली जो है वो होनी चाहिए। वो कब तक आएगी ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कहना। और जो जीएसटी की दरें कम हुई है, क्योंकि जीएसटी की दरें कम होने से जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनके पास भी आर्थिक प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्या जो केंद्र की सरकार है वो जो है उनको, जो राज्य सरकारें उनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करेगी? अगर नहीं करेगी तो जो विकास के कार्य हैं उनका क्या होगा? और खासकर मैं उत्तराखंड का हूं, उत्तराखंड की मात्र एक अगर कांवड़ यात्रा भी करना चाहता है तो कटोरा लेके वो सेंटर के पास में जाता है, उसका क्या होगा? उसके बारे में भी सोचकर मुझे एक बहुत बड़ी निराशा सी हासिल होती है कि अगर हमें केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिली तो मेरी देवभूमि उत्तराखंड का क्या होगा? और देखिए गरिमा जी, काश इस सरकार ने इस निर्णय को अगर पहले ही उद्योगपतियों, व्यापारी और सभी उपभोक्ताओं की राय से लिया होता तो एक बहुत अच्छी बात होती। लेकिन खैर देर से आए और दुरुस्त आए तो मैं फिर भी इनका स्वागत करता हूं। लेकिन अभी भी मैं सरकार से कुछ आग्रह करना चाहता हूं प्लीज, कि सरकार एक अस्थायी समीक्षा समिति का गठन करे, व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों, राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ जीएसटी दरों और जो प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा है वो करें। छोटे व्यापारियों के लिए सरल प्रक्रिया हो। ठीक है, कुछ और कदम यानी आप चाहते हैं बढ़ाए जाएं और उनसे बेहतर चीजें हो सकेंगी। ठीक है कैलाश जी, लौटेंगे हम आपके पास में। सतीश चंद्र जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सतीश जी, मनोज ध्यानी जी की बात का आप जवाब देना भी चाह रहे थे और काफ़ी अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने सराहा राहुल गांधी के ऑब्जर्वेशन को कि कम से कम पहले ही वो समझ गए थे, लेकिन सरकार ने काफ़ी देरी कर दी आने में। गरिमा जी, मनोज ध्यानी जी का जो ऑब्जर्वेशन है मैं उस पर भी बोलूंगा और मैं इस पे भी बोलूंगा कि पूरा देश जानता है कि नशे में कौन रहता है। जो भारत की आर्थिक स्थिति 12वें नंबर से आके 4थे नंबर पे आ जाती है और वो बोलते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो उस व्यक्ति को आप बोलेंगे कि पूरा देश उसको कंसिडर कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस व्यक्ति को यही नहीं पता और जो एलओपी है देश की संसद में, उन्हें यह नहीं पता कि भारत की इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई है और वो बोलते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी विद्वानता कितनी है। और इसके बाद जो ये बात आ रही है कि हम चाइना को क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं, चाइना को आप आशीष जी की बात का जवाब बाद में दे दीजिएगा ना, हम निर्यात कर रहे हैं। सुनिए, और जो बात आई है गरिमा जी, इन्हीं आर्थिक नीतियों की वजह से जो भारत है वो आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया है। अरे सतीश जी कि जीएसटी और टैरिफ का जो टैरिफ की वजह सतीश जी आपको आवाज मिल रही है क्या सर? आप आशीष जी की बात का जवाब देना शुरू कर चुके हैं, लेकिन आशीष जी की बात से पहले मेरा सवाल था मनोज ध्यानी जी ने जो कहा, क्या वो आपने सुना था? आप उस पर रिएक्शन भी दे रहे थे, उस पर क्या जवाब है आपका?
गरिमा जी मैंने यही तो बोला आपको, जो मनोज ध्यानी जी ने बोला कि राहुल गांधी पहले ही ऑब्जर्व कर चुके थे। राहुल गांधी तो ये भी ऑब्जर्व कर चुके थे कि चौथी इकोनॉमी को पूरे विश्व की उसको डेड इकोनॉमी बता दिया था। तो उनके ऑब्जर्वेशन को क्या महत्व दिया जाएगा ये तो बताइए। उसे संभालने के लिए तो ये आपने राहत दी, वरना 8 सालों से क्या समस्या थी। रही बात हमारे देश की आर्थिक स्थिति का, अब खुद देखिए हमारा देश डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट बनाने में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया उस फैक्ट्री का। जीएसटी तक रहिए ना, जीएसटी तक व्यापारियों का गुस्सा क्या किसी भी साल कम हुआ? और जीएसटी रिफॉर्म अगर क्या व्यापारियों का गुस्सा कम हुआ था क्या? आम आदमी की पहुंच में ला दिया है। सतीश जी सुनिए, क्या एक भी साल में ऐसा हुआ कि व्यापारियों ने जीएसटी को मन से स्वीकारा हो? थोपा हुआ एक कानून आपने लाकर रख दिया और उसके बाद खुद भले बहुत देरी से ही सही, लेकिन आपने स्वीकार करते हुए उसमें कुछ बदलाव किए, थोड़ी राहत जरूर दी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं कोई कमी भी नहीं थी। अगर वाकई नहीं थी तो क्या जरूरत थी फिर जीएसटी में इन बदलावों की? अब इन बदलावों के बाद व्यापारी वर्ग भी खुश है आपसे, लेकिन आपको ये स्वीकार करने में भी समस्या है कि अपने पहले वाले फैसले पर डिफेंड में कौन से शब्दों से खुद को बचाएं। गरिमा जी, एक पार्टी की सरकार 65 साल 70 साल राज करती है और इनकम टैक्स की स्लैब 5 लाख लाने में इनको 65 से 70 साल लग जाते हैं, और आज एक केंद्र सरकार ऐसी है जो 12 लाख सीधे टैक्स को माफ कर देती है 12 लाख की इनकम में। ये तो व्यापारियों से पूछिए कि अभी वाली केंद्र सरकार से उनको कितनी समस्याएं हैं। ठीक है, चलिए। एक सरकार को 10 साल हो रहे हैं, 12 साल हो रहे हैं, और एक सरकार 70 साल तक चली देश में, तो रिफॉर्म अगर कोई लेके आ रहा है तो अच्छा ही तो कर रहा है। और ये तो एक सतत प्रक्रिया होती है। बिल्कुल कांग्रेस ने भी ये नहीं कहा कि आपने बुरा किया है, बस कांग्रेस ये कह रही है कि हम इसी रिफॉर्म को। सुनिए सतीश जी, किसने कहा कि आपने बुरा किया? बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि आपने बुरा किया। कांग्रेस ये कह रही है कि जो रिफॉर्म आप आज लेकर आए हैं यही आपको पहले लेकर आना चाहिए था, और आप स्वीकार कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि इसी रिफॉर्म की बात राहुल गांधी कर रहे थे, यही राहत कम से कम थोड़ी व्यापारियों को मिल जाती। अब वहां पर भी आपत्ति है। ठीक है, लौटेंगे। आशीष जी कुछ कह रहे हैं, उनको आएंगे आपके पास में। आशीष जी को सुन लीजिए एक बार। ठीक है आशीष जी, चलिए ठीक है, आपने उबारा। ठीक है, अब थोड़ा इंतजार कर दीजिए प्लीज सर। गरिमा जी, हाँ बोलिए। हाँ गरिमा जी, एक हमारे यहाँ एक कहावत है, उसको ये किसी और रंग में ना ले जाए, लेकिन बड़ी सुंदर कहावत है कि जैसे नकटे देवता वैसे ऊत पुजारी। इन्होंने, मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात रखी। अरे कोई बात नहीं, ठीक है सतीश जी, सतीश जी आज आपकी खुशी का दिन है, लड्डू बांटने का काम करो आप। इन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो 5 लाख तक आने में 70 साल लग गए, और इन्होंने एकदम से 12 लाख पर ले गए। महाराज, सन 2004 में गोल्ड का 1 तोले का रेट 3,950 रुपए था। जब मुझे याद है क्योंकि मैं उस वक्त वहां खरीदने गया था, और आज गोल्ड का रेट 1 लाख है। ये जो साइज बढ़ता है ना कि 1 लाख रुपए, 1 लाख गोल्ड का रेट हो गया, साइज बढ़ता है रुपीज का, ये इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही है। या तो आप कहीं इकोनॉमी की थोड़ी बहुत क्लास ले लीजिए, कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी तो लेके चला कीजिए। जिस समय 17 रुपए था, सुन लीजिए, पेट्रोल का रेट 17 रुपए था 2004 में, आज पेट्रोल का रेट 90 रुपए और 100 रुपए के बीच में डोल रहा है। तो आप इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, वो अभी बढ़ा है। आपने बात की कि हमने पूरे देश में तरक्की करने का काम किया और हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं हो, वहां नागरिकों को संगठित रूप से सरकार द्वारा अपने उद्योगपति फाइनेंसर मित्रों के इशारे पर लूटा नहीं गया है। मुझे एक देश बताइए जहां लूटा जा रहा हो, और मैं बताता हूं भारत में आपने कहां किस किस मुद्दे पर लूटा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो आपत्ति और सवाल है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ऐसी इंडस्ट्री थी, जो छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे काम थे, आपने तबाह किया 3 तरीकों से। सबसे पहला काम आपने किया जो नोटबंदी की, दूसरा जो आपने गलत जीएसटी लगाई, तीसरा जो आपने लगातार छोटे उद्योगों को फाइनेंशियल मदद करने के बजाय आपने एक नौटंकी की, मुद्रा लोन की। जरा मुझे एक बात ये बताइए, जिसने मुद्रा लोन लिया हो और उसका कारोबार अभी भी चल रहा हो, सारे मुद्रा लोन के डिफाल्टरों को आपने 13 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। बताइए इससे पहले की सरकारों में कितना कर्ज माफ किया जाता था? कभी शर्म भी कर लिया कीजिए। आपने उद्योगपतियों को देश लुटवा दिया, बैंक खाली कर दिए, और आज आप बात कर रहे हैं कि हमने इकोनॉमिक तरक्की की बात की।
इकोनॉमिक्स का ई भी आपको नहीं आता है, ना आपको, ना आपके मुखिया को, ना पार्टी में किसी को। आपने जिसको फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको कुछ और मिनिस्टर बनाया, फाइनेंस से बिठा दिया। निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, उनके जरा वक्तव्य सुन लीजिएगा। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कितनी बातें रखी है। वो भी उन्हीं व्यक्तियों में थे, रघुराम राजन जी के साथ, जिन्होंने जीएसटी को कम करने की बात की थी। आपने सिंगल स्लैब की बात की थी। और आप एक चीज मैं और बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आपने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर देश ले जा रहे हैं। आप एक राज्य में चुनाव समय पे नहीं करा पा रहे, आप एक जगह पे चुनाव समय पे नहीं करा पा रहे। चुनाव हो रहे हैं तो वोटर लिस्ट गायब हो रही है, सारी चीज गड़बड़ी है। ठीक है, अब सारे मुद्दों पर नहीं आते हैं। जिस प्रकार से करने में लगा है वोट चोरी, और हमने जनता कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आपसे गद्दी छुड़वाई जा रही है। आपने इकोनॉमी तबाह की है। ये तो मजबूरी में उठाया गया कदम है, नहीं तो आप देश की अर्थव्यवस्था आज ही डूब जाती। आपकी मजबूरी बन गई थी कि मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी के सुझाव को इम्प्लीमेंट किया। हम तो अब भी दिल से आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि देश का हित हुआ है। चलिए ठीक है, लौटेंगे दीपक जी का एक बार वो करेंगे। दीपक जी, चलिए देश हित में ही सही, राहत व्यापारियों को जरूर मिली। व्यापारी खुश है क्योंकि उन्हें ना तो दलों से मतलब है ना राजनीति से, बशर्ते उनके व्यापार में चीजें ठीक होनी चाहिए। अभी सभी दावा कर रहे हैं कि भाई 70 सालों से तो इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में जा रही थी, अभी इन पिछले कुछ सालों में चीजें एकदम से तब्दील होने लगी। लेकिन इन्हीं पिछले कुछ सालों में महंगाई पर अगर हम नजर डालें तो कितनी तेजी के साथ में आगे बढ़ी है। क्या उस सब पर चिंता नहीं है सरकार को? क्या उस पर जवाब नहीं देना चाहिए? देखिए गरिमा जी, अब जवाब ये है कि मुझसे पहले आशीष जी बता चुके हैं कि 10-15 साल पहले पेट्रोल का रेट, गोल्ड का रेट, सब्जी का रेट, दालों का रेट, इन सब के रेट अगर आप देखिएगा और जिस प्रकार बढ़े हैं, एक सीधा सा जवाब है कि चलिए अगर उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि दालों के रेट बढ़े हैं, तो क्या किसान को इतना फायदा मिला है? आप देखिएगा कि दालों के रेट बढ़े हैं, कंज्यूमर को तो पे कर रहा है, लेकिन उस उन्नति में किसान जो दाल उगाता है, क्या उसको फायदा मिला? क्या उसकी आर्थिकी बढ़ी है? आप देखेंगे बीच के बिचौले जो हैं वो बड़े हैं, उनकी इनकम ज्यादा बढ़ी है। ये सबसे बड़ी विडंबना है आज तक, जब से कृषि प्रधान देश हम कहते रहे हैं। तो ये समस्या तस की तस बनी हुई है। अगर जो पैसा हमारे द्वारा लिया जा रहा है, चीजों द्वारा हमारा खरीदा जा रहा है, या आपके द्वारा जो भी चीज किया जा रहा है, उसका अगर सीधा बेनिफिट जो प्रोड्यूसर है अगर उसको मिल रहा हो, तो निश्चित रूप से आर्थिकी जो भी हो उसका फायदा मिलता है। लेकिन आप देखिएगा आज भी अर्थशास्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या है कि कंज्यूमर से लेकर और प्रोड्यूसर के बीच में जो दलाल हैं, जो दलाल व्यवस्था बनी हुई है, वो ऐसा रोड़ा बनी हुई है कि वो प्रोड्यूसरों को जो उगाते हैं उनको फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये दलाल व्यवस्था जो लगातार बढ़ती जा रही है, वो सबसे बड़ा विडंबना बनी हुई है। तो आज भी यदि उसका बेनिफिट मिल जाए तो अब आज तो वो किसान जो है वो हमेशा सरकारों का धन्यवाद देगा, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस की हो या किसी और की हो। आज जिस परिस्थिति में आया, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये सिर्फ जो अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नहीं लगाते तो गलाबंदियां ऐसी चलती रहती है। ये दिवालियों के जो दिए जलाने की बात आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये हमें वैसे दिए जलाने पड़ते हैं जैसे पिछले साल गरिमा जी आपने अपने घर में जलाए थे। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि आर्थिक रूप से संकट खड़ा होने वाला है, भविष्य में इसका असर जरूर पड़ेगा, तो उसको कम करने के लिए ये अच्छा है और इसका सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दूं गरिमा जी, टैरिफ कम होने से, टैरिफ लगने से सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से फायदा चीन को होने वाला है। इस चीन की बुराइयां करते करते भारतीय जनता पार्टी गले नहीं थी। आप किसी भी जगह, ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा आने वाले 5-10 सालों में, जब तक ये टैरिफ रहेगा, अब तो सबसे बड़ा फायदा यदि किसी एक देश पे, या यूं कहें कि भारत की निर्भरता यदि किसी और देश को होने वाली, तो चीन को होने वाली है। इसका जो हमारा जो डेफिसिट है, इकोनॉमिक आर्थिक डेफिसिट बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, देखिए उम्मीद ये है कि कम से कम जब राहत जो दी गई है, इस राहत से कम व्यापारी वर्ग खुश नजर आ रहा है। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव की ओर से आम बातें कही गई, और दूसरा आपको बता दें कि देखिए जीएसटी में बड़ी राहत दी गई सरकार की ओर से, लेकिन अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ भी दोनों दलों के बीच में मच गया है। एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि कम से कम कांग्रेस ने जिन चीजों को ऑब्जर्व किया था सालों बाद जब सत्ता पक्ष ने उसे लागू किया है, तो स्वीकार करे कि उसने बैक स्टेप पर आकर एक कदम उठाया है और कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण सही था। लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष है जो लगातार अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो मेरे दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।